Welcome you all to today's online session for Standard 12 Accountancy Part 2. The last chapter, that is cash flow statement. In the board itself, I have prepared the format for cash flow. So first of all, let me tell you what you mean by cash flow. Cash flow मतलब बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आते हैं, what are the inflow sources and what are the outflow sources. तो बेसिकली फ्लोज को मैंने एक्टिविटी में डिवाइड किया है. One is my operating activities, the next one is my investing activities, and the last one is my financing activities. Inflow, okay, कहाँ से inflow आता है और कहाँ से outflow जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. बिजनेसमैन comes to know from this particular statement कि भाई कितना inflows है कितना outflows है. Okay, so from operating activities whatever amount we are getting, okay, उसके बाद पूरा इन्वेस्टिंग का पूरा अलग से करना है whatever amount we are getting. उसके बाद पूरा फाइनेंसिंग का अलग से करना है. फिर ए बी सी तीनों दिन को हमें प्लस कर देना है. तीनों दिन को प्लस करने के बाद ए बी सी को प्लस करना है. वी गेट नेट कैश फ्लो. ओके, चाहे इनफ्लो हो आउटफ्लो हो. इनफ्लो होगा तो प्लस में होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस में होगा. उसके बाद फ्रॉम दिस हमें यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर 2 साल का दिया होगा. प्रीवियस ईयर को हमें इसमें ऐड कर देना है. एंड द आंसर जो आएगा वो होगा मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर का आंसर. मतलब कैश बैलेंस विल बी योर आंसर. प्रीवियस ईयर कैश बैलेंस प्लस करो, करंट ईयर कैश बैलेंस ऑफ का उसका आंसर अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा. सो कौन सी एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई एम टॉकिंग एज पर कंपनी फाइल अकाउंट्स. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. सो इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. तो सीधा आपको देखे रखा होगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. या तो 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. 2 इयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उसको आपको कंपेयर करना है. अगर 2 साल का प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा 2 साल का, उसको आपको कंपेयर कर लेना है. डिफरेंस चेक कर लेना है. इंसर्ट कंपेयर का मतलब डिफरेंस कर लेना है आपको. विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. उसमें आपको क्या लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. जस्ट वेट. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. उसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. आई वेंट फॉर टेकिंग द मार्कर. नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको लेस करनी है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि जो रेगुलर बिजनेस सोर्सेज हम नहीं कमाते, जो भी रेगुलर इनकम नहीं है. जैसे प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं करते, इन्वेस्टमेंट रोज तो नहीं बेचेंगे. प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स रोज तो एसेट नहीं बेचेंगे. इट इज नॉट माय बिजनेस ऑफ सेलिंग द एसेट्स. पुराने हो गए होंगे तो मैंने बेच दिया होगा. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कभी ही मुझे मिलता है. ओके. डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी मुझे साल में एक ही बार मिलता है, यू कैन से. एंड रेंट इनकम ऑन द एसेट्स. ठीक है, तो ये सब वो इनकम है जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग. मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता. एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, एसेट्स बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट मिलता ही रहता है. सेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिविडेंड मिलता ही रहता है. प्रॉपर्टीज मैंने किसी को भाड़े पे दे दी उस पर रेंट मिलता ही रहता है. उसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो हम कंसीडर करते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर. टोटल ऑफ इट को हमें माइनस करना है. ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये जो है वो हमें माइनस करना है. उसके बाद क्या ऐड करना है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो मुझे ऐड करना है. तो उसमें क्या आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस. ओके, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, मुझे इसको पे नहीं करना होता है. इंटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया है, मतलब राइट ऑफ ही होता है. मैंने राइट ऑफ लिख दिया, उसकी वैल्यू कम हो तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइज करना. ओके, वो फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस किया हो तो प्लस, प्रॉफिट किया हो तो बाय माइनस. ओके, उसके बाद टैक्स प्रोविजन ऑफ करंट ईयर. 2 साल का फिगर अगर दिया है तो करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन आपको ऊपर प्लस करना है और नीचे टैक्स प्रीवियस से यहाँ पे माइनस करना है. करंट ईयर का प्लस किया, देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो भी डिफरेंस दिया होगा. प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर यहाँ पे प्लस
डिविडेंड जो हम पे करते हैं, ओके, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पे हम जो यहाँ पे करेंगे, सी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड वो यहाँ से माइनस होगा, ओके। उसके बाद क्या क्या ऐड होगा, फिर मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये मेरी एडिंग है। ये ऐड क्या करना है, डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, जो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसके लिए मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ओके। सो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वो आपको ऐड करना है। देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मुझे फिगर मिलेगा। इसके अंदर से ये लेस किया तो यहाँ पे मैंने फिगर लिखा, इसमें से मैंने ये प्लस किया तो ये अमाउंट मिला, उसमें मैंने ये भी प्लस किया तो ये अमाउंट आया, इसमें से ये माइनस, ये प्लस, तो मुझे नेट अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे अवेलेबल हुआ, फिर मुझे क्या करना है, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से क्या, उससे पहले क्या चेंज हो मेरे ऑपरेटिंग में, मतलब ये सब बात आप मान के चलो, इट सब प्रॉफिट एंड लॉस। अब आता हूं मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में, मुझे तो कैश को लिखना है। लायबिलिटीज बढ़ती है तो कैश आया, सर वो कैश कैसा है, क्रेडिटर्स बढ़े, ठीक है, तो मुझे पेमेंट लेस बाद में करना, तो कैश मिला, कैश रहेगा मेरे पास। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा तो पैसे मिले मुझे, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू थिंक अबाउट कि पैसे, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। शॉर्ट टर्म लोन बढ़ा पैसे मिले मुझे हमें, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करनी है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो भी करना है। एसेट्स बेचा, एसेट्स को बेच दिए मैंने, लूज टूल्स बेच दिए तो एसेट्स कम हो गए, बेच तो पैसे मिले मुझे, तो ये ऐड होगा। और इसका उल्टा, करंट लायबिलिटीज कम हुई, मतलब मैंने पेमेंट किया होगा तो कम हुआ होगा, पैसे गए। एसेट्स बढ़े, मैंने बताया एसेट मैंने और परचेस किया होगा करंट एसेट्स, तो पैसे मेरे यहाँ पे गए होंगे। स्टॉक मैंने परचेस किया तो पैसे गए, तो ये लेस करना, तो ये दोनों ऐड, ये दोनों लेस करके अमाउंट बाहर लिखना है। इसमें से इसको मैंने प्लस किया, फिगर अगर प्लस में आया तो प्लस करना है, माइनस में आया तो माइनस करना है, यू विल गेट द अमाउंट ओवर हियर। इसमें आपको टैक्स पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करना है, यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको अवेलेबल है। तो ये पूरा आपने अलग से लिख दिया। अगर पूरा फॉर्मेट बाय चांस पूछा है तो, बाकी तो पूरा फॉर्मेट पूछते नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर कैरीज अराउंड 6 मार्क्स। एक 4 मार्क्स आपको सम पूछेंगे, एक एमसीक्यू, एक 1 सेकंड पूछा जाता है बेसिकली, इसके ऊपर पूछते नहीं है। तो कोई पर्टिकुलर एक आध एक्टिविटी ही पूछेंगे, उसके ऊपर तो पूछेंगे नहीं, ओके। सो कमिंग टू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिपेंड करता है मेरे यहाँ पे एसेट्स के ऊपर। कौन से एसेट्स सर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है सर, नॉन करंट एसेट्स। आई थिंक आपको पता है व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स, आपने ऑलरेडी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट ऑलरेडी लर्न किया है। तो सर मुझे पता है वो 4 पॉइंट जो है, ठीक है ना। एसेट्स बढ़े तो मतलब पैसे गए, एसेट्स कम हुए मतलब पैसे आए। इन शॉर्ट देखो, सेल किया एसेट्स तो पैसे आए, सेल किया मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पैसे आए, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट मुझे मिला वो तो पैसे आए, परचेज किया मैंने एसेट्स से, नॉन इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पैसे गए, तो पैसे आए, कैश कम्स, कैश गोज। करने के बाद नेट अमाउंट इन्वेस्टिंग का मुझे बाहर लिख देना, बिगड़ नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिपेंड करता है मेरा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर और नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर। आप अगर ध्यान से सोचोगे प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, या आ गया मेरा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आ गया, या आ गया मेरा नॉन करंट एसेट्स आ गया, मतलब एसेट्स में खत्म हो गए, लायबिलिटीज में क्या बचा है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज बची हुई है, तो वो इसमें आ गया। मतलब मेरी पूरी बैलेंस शीट की एक हिस्ट्री है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब लायबिलिटीज बढ़ी, मतलब मैंने शेयर्स और भी इश्यू किए होंगे, डिबेंचर्स और भी बेचे होंगे, तो पैसे मिले होंगे मुझे। लायबिलिटीज बढ़ी तो कैश कम्स इन, सो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स पैसे मिले। प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किए और मैंने प्रोसीड मतलब और भी करना, तो पैसे मिले। डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया और साल के एंड में पे किया, इंटरिम इन बिटवीन भी मैंने कोई डिविडेंड अगर मैंने पे किया है तो वो भी माइनस पेमेंट किया। लोन का रिपेमेंट किया तो भी पैसे गए। रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के पैसे वापस किया, प्रेफरेंस शेयर्स के मैंने पैसे वापस किए, 1 सेकंड पैसे गए मेरे पास से। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, पैसे गए। तो पैसे आए और पैसे के सेमी एक नेट इफेक्ट मुझे बाहर दे देनी है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, तो ये सी आ गया।
फिर आपको ए बी एंड सी तीनों को प्लस कर नेट कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग प्रीवियस ईयर का, तो आपको करंट के वाला आंसर अवेलेबल होगा, मतलब आपका आंसर टैली हो जाएगा। आई होप सो कि आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। फॉर्मेट वंस आपको क्लियर है तो आप कोई भी सम कर सकते हो। फॉर्मेट वंस अगर आपको क्लियर है ना तो बेटा आप कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। सब में कुछ भी नहीं था, 11 मार्क पक्के थे आपके, पक्के। ओके, उसके बाद था मेरा पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आपको फॉर्मेट पक्का था कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है, आपको ऑलरेडी पता है। कंपैरेटिव में होता, कॉमन सेक्टर में क्या था, सेल्स के बेस पे करना था मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, कॉमन सेक्टर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर टोटल ऑफ बैलेंस शीट से मुझे पे करना था। आई होप सो बी क्लियर है। देन चैप्टर नंबर 5 था अकाउंटिंग रेशियो, सारे फॉर्मूलाज, आई थिंक 14 फॉर्मूलाज थे इनके अंदर दूसरे फॉर्मूलाज भी थे, बट 14 फॉर्मूलाज मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए थे क्या है और कैसा है। फॉर्मूलाज रन किया, सब क्लियर। देखिए सेम वे यहाँ पे फॉर्मेट रन किया, सब क्लियर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट we will see the error questions and the exercise sums, so we will understand that. Okay, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अभी बता देता हूं मैं आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट फॉर्मेट ठीक से बेटा लर्न करना। ओके, देन अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूला ठीक से लर्न करना। ओके, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन सेंस कंपैरेटिव के सम्स ध्यान से करना। अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलास, कैश फ्लो का ये फॉर्मेट लर्न कर लेना। ओके, एज यू ऑलरेडी नो फर्स्ट पार्ट, ओके, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, फर्स्ट पार्ट में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपको एक सम पूछेंगे 11 मार्क में, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक सम पूछ, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का हाँ एक सम पूछेंगे 11 मार्क्स में, तो 11 पर 22 मार्क्स हो गए। एडमिशन के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, रिटायरमेंट के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स, शेयर कैपिटल के एक सम पूछेंगे 8 मार्क्स। शेयर कैपिटल के सम में ऑप्शंस आते हैं, 99% तो शेयर कैपिटल के सम में आपको ऑप्शन देते हैं, दिस टाइम प्रोडक्ट भी आपको नहीं है। तो केस 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑफ शेयर कैपिटल आप सॉल्व कर लेना। डिबेंचर्स में बेसिकली आपको इश्यूड पर, रेडीमेड पर, इश्यूड पर, रेडीमेड प्रीमियम जो 6 टाइप्स थे वो अच्छे से उसके एंट्रीज आप देख लेना, इश्यूड की, रिडेम्पशंस की। 99% वही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, 3 marks and 4 marks, chapter number 4 that is reconsider partnership from first part, sacrifice gain ratio आप देख लेना, and question number 12 उसमें से देख लेना। ओके, chapter number 3 गुडविल। ओके, गुडविल में से आप चारों तरह की फॉर्मूला याद कर लेना, चारों तरह की फॉर्मूला याद कर लेना। वेटेज देना मैक्सिमम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके फॉर्मूला ठीक से करना, उसमें रुपीज लगाना भूलना मत। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 11 सम्स है, वो 11 के 11 सम्स आपको बताओ इनिशिएट कैसे करना है। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 6 पूरा आपको इतना करना है। चैप्टर 2 में तो मैंने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में सबको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 ठीक से कर लेना। ओके, चैप्टर 2 में मैंने बताया डिबेंचर्स में आपको 6 जो दिया है, पार प्रीमियम, पार डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट पार, वो 6 जो है वो आप लर्न कर लेना, उसके एंट्रीज बेसिकली, और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला भी कर लेना जो मैंने वेरी लास्ट लेक्चर में बताया था, एक वो भी आप देख सकते हो, वो भी चांसेस है पूछे जाने के। ओके, थर्ड चैप्टर मैंने कंपनी फाइनेंस बता दिया, उसमें आपके लास्ट के 2 इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस में लास्ट के 2 सम्स, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। देन चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो जो सिंपल वाला है क्वेश्चन मार्क वाले नहीं करोगे एट प्रेजेंट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा करना है मत, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप नहीं करोगे। ओके, एकदम इतना तो भी चलेगा, बट एक बार देख जरूर लेना उसको भी अब। सो चैप्टर नंबर 4 में कंपैरेटिव के सम्स एंड कॉमन सर्च के सम्स एक बार कर लेना सॉल्व। चैप्टर नंबर 5 में पहले फॉर्मूला ही लर्न करना, उसके बाद ही सम पे अटैक करना, बहुत ही कम है, कुछ इलस्ट्रेशन है, कुछ ही सम्स है, यहाँ पे हार्डली 35 सम्स होंगे, आपको इतना ही करना है। चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट,
ओके ये, और जो मैं आगे करवाने वाला हूं आपको इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेस के सम्स। ओके इतने ज्यादा इसमें भी नहीं है, आप ये फुल चैप्टर यहाँ पे कर सकते हो। थियोरेटिकल एमसीक्यूज एंड वन सेंटेंस है, टेक्स्ट बुक के पीछे से आपको एमसीक्यू एंड वन सेंटेंस प्रॉपर्ली गो थ्रू पहले यहाँ पे कर लेना है, फिर कोई दूसरी और बुक्स पे यहाँ पे जाना। ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। होप सो आप अच्छे से अटेंड करेंगे, क्वेश्चंस ठीक से रीड करेंगे, देन आप उस पे सॉल्व या थियरी फिर यहाँ पे सॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टिल यू आर हैविंग सो मेनी टाइम। तो अभी आपको गाला की बुक्स आती है, ओके देन मॉडर्न क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आती है, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, परचेस करें एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। ये जो भी बना है दैट इज कॉल्ड द बेस। बेस अच्छी है तो बिल्डिंग प्रॉपर खड़ी होगी, इन बिल्डिंग को भी खड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। सो बेटर भी आपका बेस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है अकाउंटेंसी का। नाउ आप उस बिल्डिंग बनाए, स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स। ओके पेपर सॉल्व करना चालू करें, आपका अकाउंट्स का पेपर 2.5 आवर्स में फुल्ली कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू चेक द पेपर्स। सो फ्यू एडवाइस जो मैंने मुझे आपको देने थे, आई हैव गिवन दैट एडवाइसेस। ओके फॉलो करना है नहीं करना दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है यू नो इट वेरी वेल, पेपर्स अटेम्प्ट किस तरीके से आपको करना चाहिए। ओके नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस and the exercise sums of chapter number 6, the last chapter of accounts, standard 12 cash flow. Thank you. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Chapter number 6, cash flow statement. Question number 5 we have discussed in the last video. So how to write it down, let us see. So profit before tax is given. Okay, तो पहले स्टार्ट होता है मेरा सम विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अंदर मैंने सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, इनकम टैक्स प्रोविजंस, देन प्रपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ ये प्लस कर दिया। टोटल इज 2,32,000। फिर इनकम मैंने लेस किए, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स ये तीन लेस किए। सो आई गॉट टोटल ऑफ 1,79,000। तो इट इज प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके 15 also we have discussed. From the following information calculate cash flow from operating activities. So 2 साल का दिया है, तो पहले प्रॉफिट देखते हैं कितना बढ़ गया, 45,000 30,000 15,000 बढ़ गया, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 15,000। ऐड करते हैं एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन बढ़ गया 20,000 से प्लस किया, गुडविल राइट ऑफ हुआ 55 का 40 15,000। ओके उसके बाद फिनेंशियल एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है वो मैं ऐड किया, तो टोटल ऑफ 53,000। उसमें से मैंने इनकम से लेस किए, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड वो दोनों मैंने लेस किया, गॉट एन टोटल ऑफ 41,000 दैट इज प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर मुझे यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज देखना है, ऐड करना है। अगर करंट एसेट्स कम हुआ तो ऐड, और करंट लायबिलिटीज बढ़ गया तो ऐड। तो देखते हैं यहाँ पे सी स्टॉक दिया है 45 का 60, करंट एसेट्स बढ़ गया तो मतलब माइनस, डेटर्स 90 का 50 हो गया, कम हो गया तो प्लस, क्रेडिटर्स 60 का 40 हो गया, लायबिलिटीज कम हो गए तो माइनस, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है 20 का 70 हो गया, लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज बढ़ गई तो प्लस, प्रीपेड एक्सपेंस 15 का 10 हो गया। ओके तो 1 सेकेंड करंट एसेट्स कम हो गए तो प्लस, आप देख सकते हो। ओके देन द फाइनल अमाउंट विच वी आर गेटिंग इट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Number 17 from the following information calculate cash flow from operating activities. Let us see the adjustment first of all. So some start with profit and loss का difference, the difference is 35,000। सम वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके उसके बाद प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स प्लस होता है, इनकम सॉरी माइनस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर प्लस होगा, इनकम ऑन रेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स प्लस होगा, डिविडेंड पेमेंट प्लस होगा। ऊपर देखिए टेबल में जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो गया 10,000 प्लस होगा, टैक्स प्रोविजन 38,000 करंट ईयर का है वो प्लस, और नीचे 48,000 लेस करेंगे,
डेप्रिसिएशन फंड 10,000 प्लस करेंगे डिफरेंस अमाउंट। गुडविल 38 का 27 राइट ऑफ हो गया 11,000 प्लस करेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद वी विल गेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिफोर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल में करना है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। डेटर्स आपका 39 या 49 हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गए तो माइनस होगा। क्रेडिटर्स 29 का 13 हो गया, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है बढ़ गए तो प्लस होगा 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 17 का 12 हो गया, करंट लायबिलिटीज कम हो गई तो 5,000 माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस 10 का 14 हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गया तो माइनस होगा 4,000। सो ये करने के बाद विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, उसमें से फिर लास्ट में इनकम टैक्स पेड जो है प्रीवियस ईयर का वो हमें माइनस कर देना है ना। इन्वेस्टिंग की बात करें तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, परचेज ऑफ लैंड आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो, सेल ऑफ फर्नीचर इनफ्लो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, पेड फॉर गुडविल आउटफ्लो, इश्यू ऑफ शेयर्स इसमें नहीं आता, फिनेंसिंग का पार्ट है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फिनेंसिंग का पार्ट है, लोन बोरोड फिनेंसिंग का पार्ट है। देख सकते हो आप, है ना। नंबर 19 आपको दिया प्लांट एंड मशीन दिया है, इसके बाद रिप्रेजेंट फंड दे के रखा हुआ है, गुडविल पेटेंट 10% इन्वेस्टमेंट विल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दे के रखा है, इक्विटी से कैपिटल, बैंक लोन, करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड सम ऑफ द पेटेंट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो पहले चालू करते क्या फंड करना है, इन्वेस्टिंग। प्लांट एंड मशीन्स का देख लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। 720 का 920 हो गया, मतलब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 2 लाख, ठीक है, ये आउटफ्लो है। गुडविल 95 का 90 राइट ऑफ है तो नहीं आएगा इसमें, डेप्रिसिएशन भी इसमें नहीं आता, पेटेंट भी राइट ऑफ है 60,000 का तो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 2,70 का 95 हो गया, मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इनफ्लो, डिफरेंस अमाउंट का इनफ्लो। जनरल रिजर्व भी इसमें नहीं आता, प्रॉफिट लॉस पे इसमें नहीं आता, इक्विटी से कैपिटल नहीं आता, बैंक लोन भी नहीं आएगा, करंट लायबिलिटीज भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट विजिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये आएगा, इनफ्लो है ये। ओके, अभी मेंशन किया सम ऑफ द पेटेंट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेटेंट्स मैंने बेच दिया है तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा, डिफरेंस अमाउंट इनफ्लो है, ठीक, बेचा है 10 हुआ है सेल ऑफ पेटेंट्स। ओके, पेटेंट्स देख लो एक बार कितना दिया हुआ है पेटेंट्स का, 130 का 70, मतलब 60 का बेचा हुआ है, 60 का इनफ्लो आप देख सकते हो इसके अंदर। नंबर 20 एंड सेकेंड यू गॉट टू फाइंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, परचेज ऑफ लैंड इसमें नहीं आएगा, इक्विटी शेयर्स इश्यू किया मतलब इसमें आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस आउटफ्लो है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउटफ्लो है, बोरो बैंक लोन इनफ्लो है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो, डिविडेंड पेड आउटफ्लो, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनफ्लो है लेकिन इन्वेस्टिंग का तो इसमें नहीं आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग का है, इनफ्लो इसमें नहीं आएगा। परचेज ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग का, आउटफ्लो इसमें नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का है, इसमें नहीं आएगा, इनफ्लो है। पेज फॉर पेटेंट्स भी इन्वेस्टिंग का है, आउटफ्लो इसमें नहीं आएगा। ओके, नंबर 21 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया मैंने 12,000 तो आउटफ्लो, 22,000 फॉर इक्विटी डिविडेंड प्रेफर्ड डिविडेंड ये भी आउटफ्लो। डिबेंचर्स का डिफरेंस 195 का 245 हो गया, मतलब इशू किया डिबेंचर्स डिफरेंस अमाउंट 50,000 इनफ्लो। इक्विटी से कैपिटल 250 का 345 हो गया, 95 का इशू किया इनफ्लो। 12% डिबेंचर्स 1,50,000 का 1 लाख हो गया इनफ्लो, सॉरी कम हो गया, रिडेम्पशन किया तो आउटफ्लो 50,000। प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख का 80 हो गया, रिडीम किया मतलब 20 का आउटफ्लो। एंड बैंक ओवर ऑफ 68 का 45 हो गया, डिफरेंस अमाउंट कम हो गया, ठीक है, लायबिलिटीज कम हो गया मतलब मैंने पेमेंट किया तो आउटफ्लो डिफरेंस अमाउंट देख सकते हो। ओके, ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? हाँ, बैंक ओवर ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने भी किया 4,000, वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है, बैंक ओवर ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो विद दिस आई होप सो कि आपका एक्सेस भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसे समस्या पे थे नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो, आपको अगर फॉर्मेट याद है तो आप इजीली समय पे सॉल्व कर सकते थे।
फॉर्मेट आपको पहले से मैंने बताया है कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मेट को ठीक से कर लेना, आपके सब सम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार वापस से सारे एक्सरसाइज सब सॉल्व किया जाए तो आपको बहुत इजी होगा सम को सॉल्व करना। ओके, सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, स्टे फिट, stay healthy, okay, attempt the paper properly, read the questions properly in the board examination. We'll get 15 minutes before so that you can read the paper carefully and then attempt all the questions. Okay, all the very best for the board examination. Thank you. Stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thank you.